यूपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स की बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंपनियों के अंतिम खाते। ये सब जो दिखाई दे रहा है ना, उस चैप्टर का ये निचोड़ है। अगर ये सब आपने सुबह शाम कॉफी के साथ, चाय के साथ, दूध के साथ घोल के पी लिया और क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ गया तो 10 नंबर आपके पॉकेट में। समझ गए? तो चलिए फिर जल्दी से आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और इन सब जो निचोड़ है ना, ये निचोड़ कैसे आया इसको भी समझ लेते हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है सागर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन 2020 में आया था और क्या पता इस बार भी ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाए, क्योंकि यूपी बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, अमाउंट्स वगैरह चेंज हो जाती हैं। जरूरी बात कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया था, तो यूपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स की बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंपनियों के अंतिम खाते से ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए जल्दी से फिर इस क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देवी और सज्जनों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, क्वेश्चन को कराने से पहले मैं सब आपको ये निचोड़ समझा देता हूं कि आखिर में ये सब है क्या। तो देखो भाई, जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, इस क्वेश्चन में आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वही बच्चे बना सकते हैं जिन बच्चों ने ये चैप्टर कर रखा हो। तो हम समझ के चल रहे हैं कि बहुत से बच्चे हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने चैप्टर ना कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। और हाँ, जो तुम हंस रहे हो ना कि हमने चैप्टर कर लिया है, तुम भी जरा एक बार देख लो कि अब तक तुमने इस तरह से चैप्टर ना समझाओ। अगर समझ रखा होगा तो रिवीजन हो जाएगा, तो हंसने की जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, किस तरह से ये बनता है। सबसे पहले आप लिख दोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। जिस भी ईयर एंडिंग के लिए आप बना रहे हो वो डेट आप यहां पे लिख दोगे। पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर अमाउंट, फिगर, प्रीवियस ईयर अमाउंट, फिगर। अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जगह कम होने की वजह से हमने छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है महान पुरुषों, कॉपी ले लो, पेन ले लो और इसको साथ के साथ नोट करते हुए चलो। क्योंकि अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से आ गया, फाइनल अकाउंट से चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब आपको पता नहीं होगा तो क्वेश्चन को आप छू भी नहीं सकते और जो 10 नंबर है ना वो ऐसे उड़ के चले जाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया है, चाय के साथ, दूध के साथ सुबह शाम आपको ये घोल के पीना होगा अगर आप 10 में से 10 नंबर लेके आना चाहते हैं फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन से। उठा लिया कॉपी पेन, हो गए रेडी? तो आप क्या लिखना है? पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर अमाउंट, फिगर, प्रीवियस ईयर अमाउंट, फिगर। उसके बाद पर्टिकुलर में क्या क्या आएगा, ये सब तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, फिर भी आपको बता देता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करके हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट आएंगे एक्सपेंसेस के अंदर। पहला पॉइंट क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कि कितने आपने मटेरियल कंज्यूम कर लिया, वो आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आएंगे, फाइनेंस कॉस्ट आएगी, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आएंगे और लास्ट में अदर एक्सपेंसेस आएंगे। इन सब की अमाउंट कैसे निकाली जाती है और सब यहां पे लिखा हुआ है, इसको मैं आपको समझा दूंगा, पहले इसको तो कंप्लीट हो जाने दो। और लास्ट में आपका क्या आएगा? टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि इन सबको जोड़ के जो भी है आपका टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट कैसे आएगा? जितना भी आपको रेवेन्यू हुआ है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल एक्सपेंसेस आप उसमें से लेस कर दोगे, वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट, लेकिन बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में बहुत बार आपको टैक्स भी दे रखा होगा, तो आप टैक्स यहां पे लेस कर दोगे और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ये तो होगी ऊपर ऊपर की बात। अब पापा कसम जो भी करेंगे डीपली घुस के करेंगे और डीपली घुस के मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत से ये करा देते हैं लेकिन इनके अंदर किस तरह से अमाउंट आएगी, कैसे कैसे एंट्रीज होगी वो नहीं बताते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके टीचर ने आपको बता रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लिखा हुआ है ना यहाँ पे,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगी इसका अमाउंट, जितनी भी आपको सेल दे रखी होगी, छोटा छोटा मैंने लिखा हुआ है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है सेल माइनस सेल रिटर्न, दिखाई दे रहा होगा, बहाने जरा कम बनाओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, सेल माइनस सेल रिटर्न। दूसरे नंबर पे क्या था, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आपको कैसे निकलेंगे, नहीं टोटल रेवेन्यू पे कहां आ गया, अभी तो अदर इनकम है ना, तो अदर इनकम कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपका अदर इनकम में जाएगा। फिर इन दोनों को, इसको और इसको जोड़कर आपकी क्या आ जाएगी, आपका आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। में यहां पे लिख देता हूं, अगर आप फिर फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हो तो आपका यहां पे टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। बात करते हैं हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की, कि ये कैसे निकलेगा, यानी मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल आपने कंज्यूम करा हुआ तो ये स्टॉक से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस डिस्काउंट रिसीव प्लस फ्राइट कैरेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाड़ा वगैरह, यानी किराया वगैरह अगर लिया है, कोई सामान आपने परचेज किया, उसके ऊपर कोई रेंट दिया, कोई भाड़ा दिया है, तो उसको आप यहां पे ऐड करोगे। फाइनेंस कॉस्ट कैसे निकलेगा, फाइनेंस कॉस्ट से पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, जल्दी ना करो, आराम आराम से करो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से आपको क्लियर हो रहा है कि एम्प्लॉय को क्या मिलती है, सैलरी वगैरह मिलती है। तो सैलरी, लेबर यहां पे काम कर रही है जिन्हें वेजेस मिलेगी, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, उसके बाद प्लस कर दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी या वेजेस। अगर कोई भी सैलरी आउटस्टैंडिंग रहती है, कोई भी सैलरी जो है आपकी सैलरी या वेजेस आउटस्टैंडिंग रहती है, तो आप उसको ऐड कर दोगे। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं चीजें समझा रहा हूं ये सब आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। बस पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन को देख के घबराओ ना, इसलिए मैं आपको ओवरव्यू करवा रहा हूं। पांचवा पॉइंट आता है हमारा फाइनेंस कॉस्ट, कि हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट है ये कैसे निकलेगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कि अगर डिवेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपका इसमें जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अगर कोई डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो उसको आप ऐड कर दोगे। मैं फिर कहूंगा ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद आता है 6 पॉइंट डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। इसमें क्या आएगा, सिंपल मैंने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। आपको एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट में आपको दे रखा होगा कि आप किस तरह से जो है जो आपकी एसेट है उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे। तो जिस भी एसेट्स के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दे रखा होगा वो आप यहां पे 1 बाय 1 लिख दोगे। जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है हमारा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे, सबसे पहले जो भी आपको बैक डेट्स दे रखे होंगे क्वेश्चन में वो लिखोगे, उसमें ऐड कर दोगे न्यू प्रोविजन और लेस कर दोगे ओल्ड प्रोविजन। क्लियर है। उसके बाद रेंट, अगर कोई है रेंट लिखोगे, उसमें अगर कोई प्रीपेड रेंट आपको दे रखा है तो आप उसको लेस कर दोगे। उसके बाद इंश्योरेंस अगर दे रखा है इंश्योरेंस आप लिखोगे, उसके बाद आप लेस कर दोगे प्रीपेड इंश्योरेंस। जनरल एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फी, कमीशन और डिस्काउंट अलाउ, ये सब आपको क्वेश्चन में मिलेगा। इसके हेल्प से आप अदर एक्सपेंसेस निकाल लोगे। और क्लास 12 अकाउंट्स की बुक में जो ये चैप्टर है फाइनल अकाउंट, ये मुझे बहुत ही आसान लगता है क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आपने ये फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट अपने दिमाग में बैठा लिया ना, तो ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ो, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना उसको आप ऐसे उड़ा दोगे। बस करना क्या होगा, इनको ध्यान से आप समझ लो। इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं कि ये क्वेश्चन तो आप करो, प्लस प्रैक्टिस के लिए जो भी आपके पास मॉडल में है उसके क्वेश्चन भी आप खुद ब खुद कर लो। जो आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी आप खुद ब खुद कर लो। इसलिए ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जब आपको क्वेश्चन करूंगा तो बहुत से एंट्रीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपके लिए खुशखबरी की बात है। तो चलिए फिर वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हैं, बोर आपको ना करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद 10 नंबर आपके पक्के। तो प्यारे देवियों और सज्जनों, क्वेश्चन को मैं ले आया हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और जिन बच्चों को लगता है कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी ना घबराएं। इस हिंदी के क्वेश्चन को देख के मैं इसको आपको इंग्लिश में भी समझा दूंगा और इतने बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा कि क्वेश्चन फिर चाहे हिंदी में या इंग्लिश में आप उसको इजीली ऐसे चुटकी बजा के कर लोगे। तो आप भी हमारे साथ एंड तक बने रहे, आपको भी समझ में आ जाएगा। और हिंदी मीडियम तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही शुरू से।
तो बात करते हैं क्वेश्चन की। निम्नलिखित यानी कि आपको बैलेंस दे रखा है 31 दिसंबर 2019 को, ठीक है, समाप्त होने वाले ईयर के लिए जेड कंपनी लिमिटेड का लाभ हानि खाता बनाइए, यानी कि आपको लाभ हानि खाता बनाना है। कौन सी तारीख को बनाना होगा? ये आपका बनेगा 31 दिसंबर 19 को ये आपका बनेगा। मैंने डेट यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है भवन, हमारा कोई काम का नहीं है, मशीनरी कोई काम की नहीं है। उसके बाद आपको दे रखा है प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। कितने का? 75,000 का। ये कहां पे जाएगा? यहाँ पे 75,000 आप यहाँ पे लिख लोगे। अभी मैं जो बता रहा हूं बस वो करते हुए चलो। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे अंतरिम लाभांश, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद फर्नीचर दे रखा है आपको, कोई यूज नहीं है। डेटर कोई यूज नहीं है। करे को हम इंग्लिश में बोलते हैं परचेज। तो परचेज यहाँ पे लिखी हुई है, कितने की है? 1,85,000 की। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं। उसके बाद प्रारंभिक व्यय यानी कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 5,000 रुपए के। और हमें पता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां पे जाएंगे? ये रहा, छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो 5,000 रुपए का आप यहाँ पे लिख दोगे। दिखाई दे रहा है? इसको मैं इस साइड लिख देता हूं, ठीक है। 5,000 को मैं इस साइड लिख देता हूं, बस ध्यान रखना ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के 5,000 रुपए हैं। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? मजदूरी। मजदूरी को हम इंग्लिश में बोलेंगे वेजेस। तो वेजेस हमें पता है कहां पे जाएंगी? यहां पे जाएगी। कितने की है? वेजेस है आपकी 84,865 की आपकी वेजेस है। ये मैंने यहां पे डाल दी है। उसके बाद सामान्य व्यय यानी कि जनरल एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। और जनरल एक्सपेंसेस हमें पता है कहां पे जाएंगे? कहां पे जाएंगे? ये रहे जनरल एक्सपेंसेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर। तो सिंपली आप लिख दो यहाँ पे कितने के हैं? 16,835 के आपके सामान्य एक्सपेंसेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल एक्सपेंसेस हैं। कितना आसान है ना? आसान। बस आपको ये याद करना है। क्वेश्चन तो ऐसे 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन एंड तक बने रहना, भाग बन जाना। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? गाड़ी भाड़ा, यानी कि यहाँ पे आपको आपने कोई गाड़ी में कोई किराया वगैरह दिया है, रेंट वगैरह किराया भाड़ा दिया है, तो भाड़ा किस में आता है आपका? ये आपका फ्राइट और कैरेज में आएगा। कितने का है? 13,115 रुपए का है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको देखा है वेतन। वेतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैलरी। कितने की है सैलरी? 14,500 की। और ये हमारे काम की है, हमें पता है सैलरी कहां पे जाएगी? यहाँ पे। कितने की है? 14,500 की हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम इसको ऐड भी करेंगे। उसके बाद संचालन शुल्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस कितने की है? 5,725 रुपए की है। और हमें पता है ये यहाँ पे जाएगी 5,725 रुपए आपके डायरेक्टर फीस में चले जाएंगे। उसके बाद ऐशोध्य ऋण। ऐशोध्य ऋण को हम क्या बोलते हैं? बताओ। अरे ये तो एडमिशन में भी आया हुआ है नाम, और रिटायरमेंट में भी आया हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? शाबाश। इसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। तो बैड डेट्स वो लिखे हुए कितने के हैं? बैड डेट्स हैं आपके 2,110 रुपए के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सामने इसके 2,110 रुपए के मेरे बैड डेट्स हैं। उसके बाद क्या दे रखा है? ऋण पत्रों पर ब्याज। ऋण पत्रों को ब्याज पे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आया याद? ये यहां पे है। और हम इसको लिखेंगे, कितना है? 9,000 रुपए का है। तो 9,000 रुपए आप यहां पे लिख दोगे। उसके बाद क्या दे रखा है? पिछले वर्षों का शुद्ध लाभ। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। विक्रय। विक्रय को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल। सेल दे रखी है आपको 4,15,000 रुपए की। और हमें पता है कहां पे जाएगी? ये जाएगी आपकी यहाँ पे 4,15,000 रुपए की सेल आपकी यहाँ पे जाएगी। उसके बाद दे रखा है अशोध्य ऋण प्रावधान। इसको बोल लेंगे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। लेकिन ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो कौन सा बैड डेट्स हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुराने वाला। कितने का है? 3,500 का। तो ये 3,500 रुपए लेस होंगे। ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में दे रखा है 12% ऋण पत्र, जो कि 1,50,000 रुपए के हैं। फिलहाल इनका कोई भी यूज
नहीं है। जल्दी से चलते हैं अपने एडजस्टमेंट की ओर। तो पहली एडजस्टमेंट आपको दे रखी है समायोजन। समायोजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो पहली एडजस्टमेंट है अंतिम रहिताएं। अंतिम रहिता को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कितने का है? 1,95,000 का। तो हमने पता है क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लिखा, तो यहां पे लिखा जाएगा 1,95,000। हम इसमें से क्या करेंगे? इसमें से हम लेस करेंगे। कैसे लेस करेंगे देखते जाओ। उसके बाद दे रखा है भवन, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब पे जो है हरास लग रहा है। हरास मतलब डेप्रिसिएशन पे लग रहा है, और 5, 25 और 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में क्या आएगा? जिन भी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपकी इसमें आएगी। ठीक है, तो मौका आ गया है, मार दे चौका। तो मार रहे हैं। सबसे पहले है बिल्डिंग, भवन, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट आपको दे रखी है 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए की आपकी बिल्डिंग की अमाउंट है, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है 5%। तो 5% आप 3 लाख का निकाल लो। कैसे निकाल लोगे? 3 लाख लिखोगे, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100 लिखोगे, तो 10 से 10 और दूसरी 0 से दूसरी 0। तो कितना आ गया? ये आ गया 3,000। 3,000 की मल्टीप्लाई 5 से करा दोगे तो 15,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मशीनरी में दे रखा है। मशीनरी पे हम निकाल लेते हैं। मशीनरी लिख दी। मशीनरी की अमाउंट कितनी है? मशीनरी की अमाउंट दे रखी है आपको 3,30,000। इस पर डेप्रिसिएशन है 25% का। परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100, 10 से 10, इस 0 से ये 0, इसकी मल्टीप्लाई करा दो आपस में, कितना आएगा? हम अपने यंत्र के पास जा रहे हैं। कौन सा यंत्र है? कैलकुलेटर, लेकिन उसका आप यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, कितने हैं? ये है 3300। 3300 की मल्टीप्लाई 25 से करानी है, तो ये आपका आएगा 82,500। उसके बाद अभी एक और भी है फर्नीचर। फर्नीचर पे है आपका 10% का डेप्रिसिएशन। 10% का। फर्नीचर की वैल्यू कितनी की है? 7,200 की। मल्टीप्लाई करा देंगे 10 से, परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100, 10 से 10, 10 से 10, तो कितना आ गया? 720 रुपए। ये जाएंगे आपके तीनों डेप्रिसिएशन में। दिखाई दे रहा है? बता तो दिया करो यार, दिखाई दे रहा है? बस चुपचाप बैठे हैं बस। क्लियर है? बात करते हैं तीसरी एडजस्टमेंट की। थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोला गया है? प्रारंभिक विवेक घटाकर 500 करने हैं। यानी कि जो ये आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, इसमें से आप 500 रुपए लेस कर दो। ये आपको एडजस्टमेंट में बोला हुआ है। तो 5,000 में से अगर 500 रुपए लेस हो जाते हैं, कितने बचेंगे? ये बचेंगे 4500 रुपए। ये मैंने इस साइड लिख दिए हैं। 5,000 के थे, 500 रुपए एडजस्टमेंट में बोला गया कि लेस कर दो। लेस कर दिए हैं। इस साइड में लिख दिया है 4,500। बात करते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट की, यानी कि हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला गया है ऋण पत्रों पर, यानी कि डिवेंचर्स पर आधे वर्ष का ब्याज देय है। देय का मतलब होता है ड्यू, यानी कि अभी देना बाकी है, अभी आउटस्टैंडिंग है, तो हम उसको दे देंगे। तो हमें पता है डिवेंचर्स ये रहा। अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो हम उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए आपको ऋण पत्र पे जाना होगा, क्वेश्चन में जाना होगा। उसमें सबसे लास्ट में आपको दे रखा था 12% के ऋण पत्र आपको दे रखे थे। तो ऋण पत्र कितने की अमाउंट दे रखी है वहां पे? 1,50,000 की, और ऋण पत्र के आगे लगा हुआ 12%, यानी कि सब 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है। आधे वर्ष का आउटस्टैंडिंग है। पूरा एक साल कितने का होता है? 12 महीने का। आधा कितना हो जाएगा? 6 महीने का। तो 12 से 12 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 1500 के मल्टीप्लाई 6 से कराओगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 9,000। ठीक है, ये 9,000 रुपए हम ऐड कर देंगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 18,000 रुपए। मैं यहां पे ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है।
बात करते हैं अपने फिफ्थ एडजस्टमेंट पॉइंट की। फिफ्थ एडजस्टमेंट पॉइंट में ये लिखा हुआ है देनदारों पर, यानी कि इंग्लिश में देनदारों को क्या बोलते हैं, डेटर्स। डेटर्स पर 5% की दर से अशुद्ध ऋण का प्रावधान करना है, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दे रखे हैं। कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे न्यू वाले। तो कैसे निकाल लोगे, जो भी मैं यहां पर रफ में करके दिखा रहा हूं आपको। डेटर्स आपको क्वेश्चन में कितने के दे रखे हैं, 87,000 के आपको दे रखे हैं, उसका 5% निकाल लो। ठीक है, तो 870 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो। मैं कर रहा हूं कैलकुलेटर से 870 की मल्टीप्लाई 5 से। तो अगर मैं 870 की मल्टीप्लाई 5 से कर देता हूं तो मेरा आएगा 4350। यही है ना, हाँ यही है। तो इसको हम न्यू प्रोविजन के यहां पे लिख देंगे और अभी इन दोनों को ऐड और इसको हम लेस करेंगे। कर लो इतने, रुक जाओ। लास्ट देख लो, लास्ट में क्या दे रखा है, लास्ट एडजस्टमेंट पॉइंट है, करों के लिए 37,000 का आयोजन कीजिए। यानी जो टैक्स है, कहां है टैक्स, ये कितने के है टैक्स, 37,000 के। 30,000 के जो 37,000 जो टैक्स है आप लेस करोगे, किस में से लेस करोगे, आप लेस करोगे, अरे ऊपर लिखा गया, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख देता हूं टैक्स की फॉर्म में, यहां पे 37,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये लेस होगा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, सीधे बच्चों, नादान बच्चों, ये हो तो गया सारा क्वेश्चन, सच में, और क्या, ये हो गया सारा क्वेश्चन बस। अब इसको यहां पुट कर दो। कैसे पुट करना है आइए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, सिर्फ सेल आई, में सेल कुछ भी नहीं थी, तो डायरेक्ट अमाउंट कितनी आ जाएगी, 4,15,000 डायरेक्ट आपकी आ जाएगी। अदर इनकम में क्या था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने की है, देनी रखी क्वेश्चन में, नहीं दे रखी तो छोड़ दो, बात खत्म, कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमने डाल दी थी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का कोई पॉइंट दे ही नहीं रखा था, उसको हिंदी में बोल देंगे, इसको हम हिंदी में विनियोग पर ब्याज। क्या, विनियोग पर ब्याज। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा था, तो नहीं दे रखा हम नहीं लिखेंगे, जब यहां नहीं लिखेंगे तो यहां पे हम क्यों लिखेंगे। तो टोटल रेवेन्यू हमारा निकल जाता है 4,15,000, है ना। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंस में सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या क्या है इसमें, 1, 2, 3, इन तीनों को आप करोगे ऐड और 1,95,000 को आप करोगे लेस। तो मैं कर लेता हूं अपने कैलकुलेटर की हेल्प से, यही है ना, हाँ। तो ये आएगा आपका 78,115 रुपीज की ये आपकी आएंगे। 75,000 रुपए लिख लिया, माइनस कर दिया 1,95,000, 1,85,000 ऐड कर दिया और फिर 13,115 को मैंने ऐड कर दिया। तो करेक्ट ये आपकी अमाउंट निकल के आएगी। कहां लिखूंगा मैं इसको, मटेरियल कंज्यूम में यहां पे इसको लिख देता हूं 78,115 रुपीज। उसके बाद इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सिर्फ वेजेस हैं और सैलरी हैं, इन दोनों को ऐड कर लो। तो ऐड कर लेते हैं, आपका निकल के आएगा 14,500 में मैं ऐड कर देता हूं 84,865। तो ये आपका आएगा 99,365। सब कुछ मैं ही करूंगा क्या, कुछ तुम भी कर लो। तो आप यहां पे लिख दोगे 99,365 रुपीज। उसके बाद क्या था, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कितने की निकली थी हमारी, ये तो हमने ऐड कर लिया था ना, 18,000। तो 18,000 पे मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो कितना आसान है, सिर्फ ये करा और ये अपने आप बन गया। उसके बाद क्या देखा है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या क्या आया था इसमें, एक तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आया था, मशीनरी का आया था और फर्नीचर का आया था।
तीनों को ऐड कर लो, 15,000 को और 82,500 को और 720 को। तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। तो ये आपका निकल के आएगा 98,220 रुपीज। तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं 98,220 रुपीज। अदर एक्सपेंसेस में इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो छोड़ दो, सिर्फ इसमें और इसमें कैलकुलेशन हुई है, तो इसकी हम कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करो और इसे 3500 को लेस करो। तो हम कर लेते हैं, मैं जो है इकट्ठा कर रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को ऐड, इसमें से लेस करूंगा, फिर जो अमाउंट आएगी उसमें ये ऐड करूंगा, 4500 ऐड करूंगा और फिर लास्ट में इसको भी मैं ऐड करूंगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, सारा करते हुए मैं चल रहा हूं। 2110 प्लस 4350, 3500 माइनस, उसके बाद 16,835 प्लस 4500 प्लस 5,725 प्लस, तो ये आपकी फाइनल अमाउंट निकल के आएगी 30,020 रुपए, ठीक है। तो इसको हम कहां पे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यहां पे 30,020 रुपए। उसके बाद इसको 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 और इसको, और तुम डिस्को में किसको नहीं, इन सबको आप ऐड करो और यहां पे लिखो। मैं कर लेता हूं ऐड 3,23,720। सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो टोटल रेवेन्यू भी आ गया मेरे पास, टोटल एक्सपेंसेस भी आ गए। अब मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट, लेकिन बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स दे रखा है, टैक्स मैंने पहले ही लिया था। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू में से आप जो है टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दोगे तो आपका जो है प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 4,15,000 में से मैं 3,23,720 रुपए कर देता हूं लेस। तो ये आपका आएगा 91,280 रुपीज। लेकिन इसमें से अभी टैक्स लेस नहीं हुआ है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं 91,280 रुपीज। अब इसमें से 37,000 आप लेस कर दोगे और ये लेस का काम आप करोगे। जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका वो आंसर होगा। क्वेश्चन आपका यहां पे हो चुका है कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन में आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स के दरबार आपके लिए 24 घंटे दिन रात खुले हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सोल्व कर दूंगा। रुको कहां जा रहे हो, आंसर देख के जाओ। इसका आंसर आएगा 54,280 रुपीज, ये आपका आंसर आएगा। ये तो था क्वेश्चन जो 2020 में आया था चैप्टर फाइनेंस अकाउंट से। लेकिन 2019 में कैसा क्वेश्चन आया था, अगर आपको वो भी देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसका नाम है 12th अकाउंट्स यूपी बोर्ड एग्जाम। उस प्लेलिस्ट में आपको 2019 में जो क्वेश्चन आया था चैप्टर फाइनेंस अकाउंट से वो मिल जाएगा। और भी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी और आपके मार्क्स भी बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। तो चलिए बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।